हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक बार आप सबका फिर दोबारा मेरे चैनल में यानी आपके चैनल में फिजिक्स बाय अर्जुन सर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होगा कि अगर डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फिर उस डाइपोल के ऊपर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स कितना होगा और नेट जो है टॉर्क कितना होगा, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक लगाते हैं। ये है आज का टॉपिक हमारा, टॉर्क टॉर्क ऑन डाइपोल placed in non-uniform electric field ओके। तो देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले वाला जो वीडियो है, यानी कि हमने जिस में ये बात कही थी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा जाता है तो उस डाइपोल पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स जो है, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है। बट नेट टॉर्क 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उन दोनों कंडीशन में हम उस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, देखिए कि टॉर्क के ऊपर जो है नेट फोर्स क्या होगा। देखिए, पहले नेट ट्रांसलेटरी फोर्स की हम बात करेंगे। देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग ये हो गया कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो सी कि अगर हम बात करेंगे कि ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये डाइपोल है, इसका ओरिजिन हो गया, ये 2a जो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हो गया। तो दो पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो इस क्यू चार्ज पे यानी प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी और इसकी वैल्यू कुछ और होगी। डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट होगी, नो डाउट, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल नॉट बी इक्वल, बिकॉज at every point the value of electric field is different। ठीक है, तो that means either ये जो है फोर्स ग्रेटर हो सकता है या ये फोर्स ग्रेटर हो सकता है। it will depend on at which point the value of E is more, is greater। क्लियर? तो इस केस में कहने का मीनिंग है कि जो F net है that is not equal to 0। नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 नहीं होगा। अगर ये ग्रेटर है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इट विल मूव लाइक दिस। अगर इस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स है तो इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है, तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज दैट एफ नेट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब किस डायरेक्शन में होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, अब बात करते हैं टाउ नेट की। देखो, टॉर्क क्या है? टॉर्क हम लिखते हैं P क्रॉस E, और यहाँ पर क्या है कि देखो, हम बात करेंगे जो टॉर्क है दैट विल आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इट विल डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की लोकेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा ही। ठीक है, जहाँ पर R क्या है, पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? डाइपोल के ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इट मीन्स टॉर्क इज आल्सो नॉट गोइंग इक्वल टू 0। नेट फोर्स इज नॉट आल्सो इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही कंडीशन किस केस में होगी? जब डाइपोल क्या है, इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम बात करेंगे कि जो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए दो कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, पहली कंडीशन, व्हेन
when dipole is parallel, डाइपोल मीन्स अगर डाइपोल मोमेंट लिखूं मैं तो ज़्यादा बेटर है कि when P is parallel to E, यानी अगर ये केस है तो उस केस में नेट ट्रांसलेटरी फोर्स क्या होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन है कि माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट भी डायरेक्शन इसकी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो उस किस केस में, मतलब इस केस में जो है जो ट्रांसलेटरी फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे, इसका ये मीनिंग होगा कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है इस पॉइंट के कंपैरिजन में, तो उससे क्या रिजल्ट बनता है देखिए ज़रा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो फोर्स लगेगा along the direction of electric field and that will be equal to plus QE। क्लियर है। इस पॉइंट पे जो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में हो गया, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो माइनस QE हो गया, ठीक है। अब सिंस यहाँ पर देखो चार्जेस दोनों ही क्या हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज़्यादा है, तो ओबियस है कि दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस। अगर ये ज़्यादा फोर्स है तो नेट फोर्स जो है किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अलोंग द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कि F सिंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस प्लस QE इज ग्रेटर देन minus QE region electric field at Q point plus Q charge, where plus Q charge is greater than at a point where there is a minus Q charge. So it means net F net is in the direction of increasing electric field, तो पहला तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ही क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो कौन सी कंडीशन, देखिए अगर कंडीशन 2 में हम बोलते हैं क्या कि P एंड E आर एंटी पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल हो, यानी कि सिचुएशन ये है कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये माइनस Q और इधर को है आपका प्लस Q, ठीक है। तो ये डाइपोल हो गया और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, A P, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इट मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा माइनस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स इसकी डायरेक्शन ये हो गई ये, और ये फोर्स क्या है माइनस QE, ठीक है। इस पॉइंट पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया इसके ऊपर, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया और ये हो गया प्लस QE, तो दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। तो सिंस माइनस
QE is greater than plus QE, तो what is F net will be opposite to the increasing direction of E, electric field. So this was the very simple topic, and what we have got from this topic, that what will be the direction of the translatory force on the dipole when it is placed in non-uniform electric field, and is it equal to 0 or not, that we have concluded. and also कि टॉर्क जो होगा डाइपोल के ऊपर जो है, टॉर्क जो है किस जो है फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा डाइपोल के लोकेशन पे। तो ये टॉपिक यहाँ इतना ही था। तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात लिखता हूँ यहाँ पे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ फोर्स। तो देखो क्या है कि इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक पॉजिटिव क्यू आइसोलेटेड चार्ज को कंसीडर करो। अब पॉजिटिव क्यू चार्ज के अराउंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी भी चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। कि जिस फील्ड के अंडर अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर लाएंगे, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कैसे कर रहे हैं, हम इसको विजुलाइज कर रहे हैं कि अगर सपोज करो कि इस पॉइंट पे एक क्यू पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखें, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स and the direction of that force will be in a particular direction, means उस force को जो the force which it is experiencing while it is kept in the electric field of this source charge, तो it will experience force in particular direction। और अगर इस टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दें, ठीक है, तो देन इट विल मूव अलोंग दैट डायरेक्शन। वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था वो, उस डायरेक्शन में इट विल टेंड टू मूव, इट विल स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन इफ इट इज फ्री टू डू सो, यदि इसको हम ऐसे कर दें, ठीक है। तो वो जो एक पाथ होता है, जिस डायरेक्शन में उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, वो एक पाथ होता है, उसी पाथ को बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स। इट मीन्स कि लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कर्व हो गया। कैसा कर्व हो गया कि इस तरह का कोई कर्व होगा, और उस कर्व में अगर उस पाथ के अलोंग, उस कर्व के अलोंग किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें और उसको फ्री छोड़ दें, तो देन it will start to move along the path, ठीक है। and the tangent, अगर हम इस कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यानी P, Q और ये R 3 पॉइंट हैं,
किसके, इस कर्व के ऊपर। तो इनके ऊपर अगर हम क्या कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये टेंजेंट जो होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस कर्व इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व along which a positive unit charge tend to move if it is free to do so, and any point on this curve path and the tangent on any point along this line represent the direction of the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, ठीक है। इट मीन्स पी पे इसकी डायरेक्शन ये होगी, पी क्यू पॉइंट पे अगर हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, क्यू पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्यू पॉइंट आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व है, जिसके अलोंग एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो, एंड टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट अलोंग दिस लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ यानी कि किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे जो है ओके तो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कॉन्टिन्यूस जो है कर्व होती है, कॉन्टिन्यूस कर्व होती है, यानी विदाउट एनी ब्रेक, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व, क्या होती है, कॉन्टिन्यूस कर्व होती है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। देखो कहने का मीनिंग है कि अगर ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ये कॉन्टिन्यूस कर्व होगी, अगर ये कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं होती, ठीक है, तो सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं 2 पॉइंट्स की, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और यहाँ पर एक क्या है, एक ब्रेक है। अगर ब्रेक होगा तो इट मीन्स क्या है कि अगर हम पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ए पॉइंट पे रखते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे हम तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस पॉइंट पे रखेंगे हम तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ये यानी कि ए से बी तक कॉन्टिन्यूसली जो है, अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो ये कंटिन्यू जो है मूव करता रहेगा टू द बी पॉइंट। अगर यहाँ पर एक ब्रेक होता तो इट मीन्स ब्रेक होने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का मीनिंग क्या होता कि क्यू नॉट चार्ज जो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है वो ए से बी पॉइंट पे मूव नहीं करता, बट वो मूव कर रहा है। तो मूव करने का मीनिंग क्या हो गया कि इस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व होता है, ये हमने डिस्कस किया, जो कर्व होता है और कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो
पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या करेगी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट मींस कि टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट अलोंग द कर्व रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट थर्ड की बात कर रहे हैं हम। टू इलेक्ट्रिक field lines, two electric field lines never intersect each other, never intersect each other। भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, चलो हम इसको एक इस तरह से लेके चलते हैं कि लेट अस से टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। हमने ये अज्यूम कर लिया कि लेट अस से कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह से हैं जो कहाँ पर P पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या हम इसको डिसप्रूव कर सकते हैं, इसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं? तो लेट अस कैसे चलते हैं। देखिए, अगर ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो P पॉइंट पे इस लाइन के लिए अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट जो है कुछ इस तरह से इस लाइन के लिए हो जाएगा। इट मीन्स इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डायरेक्शन होगी ये होगी E1, लेट अस से ये डायरेक्शन E1 हो गया। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा ये, और ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शन हो गया। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कितनी डायरेक्शन होती है? एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, दो नहीं हो सकती। एक पॉइंट पे हम केवल एक और एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट मीन्स एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जबकि क्या हो रहा है, आपके पास टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टू डायरेक्शन आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर जो ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है। जो हमने मान के चले थे क्या, कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं P पॉइंट पे। जो हमारा अजम्पशंस था वो क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। तो इट मीन्स क्या बोलेंगे हम कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर करती हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्मली होती हैं। किस कंडक्टर पे? जिस पे चार्ज क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, किसी भी कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी सरफेस के नॉर्मली होती है। अगर हम बात करें कि इस तरह से कि कंडक्टर है जिसमें जो चार्जेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऑलवेज इस तरह से नॉर्मली होंगी, ऐसे नॉर्मली होंगी। जिस तरह से भी होंगे, डायरेक्शन चाहे इनवर्ड है आउटवर्ड है वो तो चलो अभी आगे बात करेंगे हम, कौन से चार्ज पे किस तरह से डायरेक्शन होती है। तो ये परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मली होंगे। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भाई मान के चलते हैं कि लेट अस से कि ये क्या है, नॉर्मली नहीं है, ये इस तरह से कुछ डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन कुछ और है। ठीक है ना। अगर ये इस तरह से डायरेक्शन इसकी है कि नॉर्मली नहीं है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, इस तरह से इसके 90 डिग्री पे टेंजेंट, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट जो आएगा एक इस तरह से हो जाएगा। ठीक है।
यानी कि ये तो सरफेस के नॉर्मली है, जो हमारी उस बात को प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सरफेस की नॉर्मली होती हैं, ठीक है। बट ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, ये क्या है, कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो देखो क्या करेगा, ये इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, और यहाँ पर अगर ये फोर्स एग्जर्ट करेगा तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग, और अगर ये मूव करना शुरू करेगा तो इसमें क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगी। किसमें, जिस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हैं। तो चार्जेस इक्विलिब्रियम में है और वो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं होता। मतलब एक कंडक्टर जो चार्जेस जिसमें इक्विलिब्रियम में है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं होगी, जनरेट नहीं होगी इस कंपोनेंट के कारण। तो इट मीन्स ऐसा नहीं होता तो इसका ये वाली सिचुएशन भी नहीं होगी। कौन सी सिचुएशन, कि जो हम ये कह के चल रहे हैं कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे ना हो, किसी एंगल पे हो, तो दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व किया जाएगा। एक तो नॉर्मली होगा, नॉर्मली तो हमारी बात को प्रूव कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली होती हैं सरफेस के उस कंडक्टर के जिसमें चार्जेस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये जो है इस तरह से, जैसे मान लो ये चार्जेस है भाई, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना, जो भी चार्जेस है इसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना स्टार्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से इस कंडक्टर में जो इक्विलिब्रियम में है उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट होगी, जो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है का मीनिंग क्या हो गया, कि कंक्लूजन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कंडक्टर के क्या होती हैं, सरफेस के नॉर्मली होती हैं, ठीक है। अच्छा, सरफेस के नॉर्मली। अब अगली प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे बेटे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जबकि लेटरली ये क्या होती है, एक्सपैंड होती हैं। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होना इट मीन्स ये इस बात को प्रूव करती हैं कि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई। इस तरह की सिचुएशन देखिए आप, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह की सिचुएशन ये बना रहा हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब लेंथ बजाय आगे बढ़ने के बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जो क्या प्रूव कर रही हैं कि दो जो है अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि मैंने बोला कि लेटरली ये क्या करते हैं, एक्सपेंड हो जाती हैं। तो लेटरली एक्सपेंड होने का क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है तो इस तरह से हो जाएगा, ये तो लेटरली ये साइड वाइज क्या होती जा रही है, एक्सपेंड होती जा रही है। ये निकली यहाँ से और यहाँ इस तरह से चली जाएगी, ये निकली इस तरह से चली जाएगी, ये निकली यहाँ से और इस तरह से चली जाएगी, ठीक है। यहाँ से निकली और इस तरह से चली जाएगी, ये निकली यहाँ से इस तरह से चली जाएगी। यानी लेटरली यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है कि दो जो है अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या प्रूव कर रहा है कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट है the strength of the electric field is proportional to
proportional to the density of field lines क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, कि अगर ये सिचुएशन है, देखिए आप दैट मीन्स मोर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर स्ट्रोंगर इज द फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रोंगर होगी। ठीक है, तो इट मीन्स मोर डेंसिटी of field lines shows strong electric स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये होगा। दूसरा क्या होता है, मोर डेंसिटी, जहां पर क्या हो कि फील्ड लाइंस क्लोजर हो, मीन्स जहां पर फील्ड लाइंस क्लोजर हो तो वहां पर ये कंडीशन होगी, यानी कि वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। क्लोजर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइल द फील्ड लाइंस, जहां पर क्या होगा, फील्ड लाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेयर फील्ड लाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, field lines are apart from each other shows weak electric field strength, weak electric फील्ड स्ट्रेंथ। वीक फील्ड स्ट्रेंथ, ये हो गया। क्लोजर फील्ड लाइंस शोज स्ट्रॉन्गर फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड लाइंस वेयर फील्ड लाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर हों, तो उस केस में जो है ये इंडिकेशन मिलता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। ठीक है ना। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, अगर क्या हो थर्ड कंडीशन में, इसी का तीसरा केस हम ले लेते हैं। अगर फील्ड लाइंस क्या हो, पैरेलल हो एंड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, पैरेलल एंड equidistance, parallel and equidistance field lines show uniform electric फील्ड, कुछ इस तरह से, ये ऐसे अगर इस तरह का जो है फील्ड लाइंस हो तो
तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। क्या है, वन बाय वन हमने जिसको डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ फील्ड लाइंस क्या होती हैं वो क्लियर हुई होंगी। तो जल्दी जल्दी से जो है एक बार रिकैप कर लेते हैं। फील्ड लाइंस कर्व होती हैं, कर्व को फील्ड लाइंस बोलते हैं। कौन सी कर्व, जिस कर्व के अलोंग अगर किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को रखा जाए तो वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज क्या होगा, वुड टेंड टू मूव, वुड मूव इफ फ्री टू डू सो, ठीक है। यदि अगर उसको फ्री छोड़ दें तो इट वुड मूव। किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। दूसरा हमने बोला कि ऐसा कर्व होगा जिस कर्व के हर पॉइंट पे, यानी किसी भी पॉइंट पे उस कर्व के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। दूसरा हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं। कॉन्टिन्यूस कर्व का मीन्स क्या है कि कोई ब्रेक नहीं होता। अगर ब्रेक होगा तो मैंने कहा कि ऐसा होगा कि अगर हम किसी पॉइंट पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज को रखेंगे तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा टिल इन्फिनिटी। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया कि उस लाइन में कोई ब्रेक नहीं है, उस फील्ड लाइन में कोई ब्रेक नहीं है। अगर ब्रेक होता तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करना चाहिए था। तो दैट मीन्स कि लाइन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है, कर्व है, ठीक है। दूसरी बात हमने की थी कि इसी कर्व लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो उस पॉइंट पे क्या बताएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो क्या कि वहाँ पर क्या केस बन रहा है कि उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, जबकि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। दो होना कभी पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स दो लाइन का इंटरसेक्ट करना भी कभी पॉसिबल नहीं है। तो कंक्लूजन क्या मिला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। हमने उसकी बात की थी किसकी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मली होती हैं, ठीक है। किस कंडक्टर में, जिसमें चार्जेस इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर नॉर्मली नहीं होगा तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो नॉर्मली होगा, दूसरा उस कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल होगा। अगर वो पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल स्टार्ट पुशिंग द इलेक्ट्रॉन and will cause a rotational motion on the electrons. As a result, there will be a current on the conductor on which the charges are in equilibrium. Charges are in equilibrium, which is not पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के नॉर्मल ना हो करके किसी एंगल पे है। तो इट मीन्स किस पे होगी, हमेशा नॉर्मली होगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ये रिप्रेजेंट करेंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गर है। अगर अपार्ट है, बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी लाइनें हैं, पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस पे हैं, हर एक के बीच में इक्वी डिस्टेंस है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ पर कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, कैसा है, यूनिफॉर्म है। और इस तरह से जो है ये प्रॉपर्टीज हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो आई होप आपको ये क्लियर ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो थैंक यू।